एनटीपीसी का एग्जाम तो 2025-24 का जो एग्जाम था वो 25 का अक्टूबर में ही हो गया था, तो उसके 7 दिन बाद आंसर की आ गया था। Correct. और आंसर की में मेरे देखे थे तो मेरे रैंक जो बन रही थी ऑल इंडिया में लगभग 52 या 53 रैंक बन रही थी, जबकि जोन तो अरे अलग वाह। होता है और जोन में लगभग वही ऐसा रैंक बन रहा था। तो उसको देखने के बाद मुझे काफी इमोशनल हुआ था कि चलो एक तो जॉब मिल गया। और जैसे मेरे फादर जो बिजनेस था वो अपने क्या करते थे, जब उनके तो अचानक डेथ हो गई, वो तो बिजनेस चलाते थे। वो मेरा घर है आसनसोल सिटी में, उनका बिजनेस था दुर्गापुर में, तो वो ट्रेन से ही डेली पैसेंजर करते थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पापा को जाके बोलूंगा कि आपको टिकट खरीदने का आप जरूरत नहीं होगा। ऐसे पता नहीं था कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैं जाऊंगा या नहीं। तो उनको था कि नीट को लेकर पढ़ूंगा, तो मैंने नीट को ट्राई किया, बट वो तो हुआ नहीं। सक्सेस को देखने के लिए वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो देखते थे कि नीट में होगा तो डॉक्टर में हो जाऊंगे, एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा तो वो खुश होते हैं। लेकिन आज वही है कि इस सक्सेस को देखने के लिए वो नहीं रहे, तो थोड़ा इमोशनल तो है कि यही है कि अगर आई अंडरस्टैंड, वो कमी जरूर रहेगी, हमेशा रहेगी, बट आई एम श्योर वेर एवर ही इज, आई एम श्योर ऐसा आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, बट आई ट्रूली बिलीव इन इट, वो जहां भी हैं ही इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू कि चलो ठीक है, मैं तो बन ही चुका हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर, कि मैं तो बन ही चुका हूँ सीएसएस में, मैं तो आज जा रहा हूँ जैसे मान लो कोई आईडी कार्ड बनाना चाह रहा हूँ। ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए कि मेरा हो ही चुका है, मैं जैसा रहा हूँ, जो एग्जाम देना वो फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंस में जाओगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी अक्सर स्टूडेंट्स एम करते हैं कि कॉलेज खत्म होते हुए लास्ट ईयर में या बीच में कहीं हम तैयारी शुरू करें, कॉलेज खत्म करते करते वो तैयारी आगे बढ़ती रहे, साल दर साल अटेम्प्ट देते रहें और एक डिसेंट टाइम लाइन के अंदर हमें हमारी ड्रीम जॉब मिल जाए। अब इस आइडियल भीड़ से हटके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी निकलते हैं जो कॉलेज के आखिरी साल में प्रिपरेशन करते भी हैं और कॉलेज छूटते छूटते जॉब लेकर के निकलते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत आज मेरे सामने बैठी है, अग्निवेश हमारे साथ हैं। और अग्निवेश ने 2024 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 24 में भी एग्जाम दिया सीजीएल का, जहां पे उनको समझ में आ गया कि कहां मेरी कमी है, कहां सेटबैक है, और उस पर काम करके 25 में ही पहले सीरियस सीजीएल अटेम्प्ट के साथ उन्होंने एक तरह से एग्जाम को क्रैक भी कर लिया है। और मजे की बात आपको और बताता हूं, कई लोगों की ड्रीम पोस्ट जो है वो अलग अलग होती है, किसी को इंस्पेक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, बट इनकी फैमिली रीजंस के कारण इनका एक रिस्ट्रिक्शन है कि उनका जोन जो है वो जोन, इनका होम जोन जो है वो बहुत जरूरी था इनके लिए, जिसके लिए उन्होंने ओएस की पोस्ट भरी थी। बड़ी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने शायद नंबर ऑफ वैकेंसीज देख करके पोस्ट अपना फिलअप किया था और अकॉर्डिंगली उनको वो पोस्ट मिल भी गई है। तो बहुत बहुत मुबारक हो अग्निवेश, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू द ऑलीवुड प्लेटफॉर्म। आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने टाइप के एग्जाम्स आपने दिए, कहाँ कहाँ आपने सक्सेस ली, फाइनली सीजीएल पे आप आए और आज आप अपनी होम पोस्टिंग पे हो। शुरू करते हैं अग्निवेश आपसे बातचीत। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स पहले कि अग्निवेश से अभी आप जो बातचीत सुनोगे, एक बार मेरी चर्चा वार्तालाप इनके साथ ऑलरेडी हो चुका है, कुछ बातचीत मैंने इनसे करी तो मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका जो है ओवरऑल कर्व और जर्नी रहा है। अग्निवेश अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ आपने ग्रेजुएशन किया, क्या आपका जर्नी था, क्या आपका प्लान था, और वहां से कैसे आप सीजीएल की तरफ ट्रांजिशन किए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अग्निवेश रॉय है। मेरी उम्र इस साल फरवरी में 23 ईयर्स हुआ है। मेरा गवर्नमेंट जॉब में जैसे बहुत बच्चों का रहता है कि बचपन से कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, इनकम टैक्स में, सीबीआई में जाना है, मेरा एज ए इनिशियल करियर प्लानिंग ऐसा कुछ था नहीं। मेरे 10th में 2019 में मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम्स हुआ। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं नीट देके डॉक्टर के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए जाऊं। लेकिन 2020 में जब हम लोग क्लास 12th में है, तब आप सबको मालूम होगा कि कोविड आ गया था। और कोविड की वजह से उस टाइम पे मतलब पढ़ाई में हम लोगों के बहुत लैग्स आ गई, और उस साल हमारा बोर्ड्स का 12th का एग्जाम भी हुआ नहीं। तो इसकी वजह से मैंने नीट एग्जाम दिया तो था, बट उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला। पर सक्सेस नहीं मिलने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसके बाद ड्रॉप देते हैं। लेकिन मैंने ड्रॉप ना देके उस साल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था जूलॉजी ऑनर्स के साथ। और उसके बाद मतलब कॉलेज के एडमिशन लेने के बाद भी मेरा ऐसा कुछ खास प्लानिंग था नहीं कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में आना है या नहीं। लेकिन कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे फादर की अचानक डेथ हो जाती है। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मतलब मुझे ये जूलॉजी फील्ड में नहीं रह के मुझे जल्द से जल्द गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए ट्राई करने। तो 2022 के दिसंबर में मेरे फादर के डेथ के बाद 2023 में मैंने ऐसा प्लान बना लिया था कि मुझे अब गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में ही जाना है। और फिर 2024 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तब उस साल मैंने एग्जाम्स दिए थे, सीजीएल का मैंने दिया था, बट उसमें मुझे क्वालिफाई नहीं हो पाया।
और फिर जब मैंने 2000 कॉलेज एंड के बाद सीरियस एक साल की प्रिपरेशन के बाद मैंने इस साल सारे एग्जाम दिए 2025 के, और जिसमें से मेरा सिलेक्शन सीजीएल में एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है। और इसके साथ साथ मैंने आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन एज सीसीटीएस पोस्ट में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में हुआ है। और आईबीपीएस क्लर्क का भी मैंने एग्जाम दिया था, जिससे मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला है। एंड तीनों ही मुझे मेरे होम जोन में मिलने की उम्मीद है, यानी कि ओएसबी मुझे कोलकाता जोन में मिलने की उम्मीद है। रेलवे से मुझे आरआरबी कोलकाता में ही मिला है, एंड आईबीपीएस क्लर्क से भी मुझे होम स्टेट वेस्ट बंगाल में ही मिला है। लवली। तो वही मतलब ये शुरुआत नीट के एग्जाम से करते 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 वहां से निकल के कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉब्लम्स की वजह से आप जो है इस हम्म, तरफ आए। बट गवर्नमेंट में आने के लिए कोई इम्पेटस आपको मिला, आपने एक डिसीजन लिया आपके फादर साहब के बाद कि भाई मुझे हम्म, अब जॉब शुरू करनी है और गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे जाके करनी है, बट उससे पहले कोई ऐसा इम्पेटस, कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो जो गवर्नमेंट सर्विस में था, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो कि हाँ मैं भी इस तरह से कुछ कुछ कोशिश कर सकता हूँ? सर मेरे खुद के बड़े भाई वो सीएजी डिपार्टमेंट में एज ऑडिटर वर्किंग है, उनका सिलेक्शन ओह लवली। 2018 में हुआ था। हम्म। और मैंने जब मतलब 2023 में जब मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत स्टार्टिंग कर रहा था, तब मेरे एक हम्म। स्कूल के सीनियर भैया थे, जिनको हम्म। उसी साल मतलब 2023 में सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया था, जिसमें से उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिला था। तो ओके। उनको देखने के बाद ही मुझे मतलब इन दोनों को देखने के बाद ही मुझे मतलब आइडिया हुआ कि गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जिनमें से हम्म। मेरे सिलेक्शन ये पोस्ट में होते थे। क्योंकि उससे पहले एक आइडिया तो था, बट उतना क्लियर नहीं था कि कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन से पोस्ट में क्या जाता है। नहीं, मुझे बस ये मालूम था कि एसएससी होता है, बैंकिंग का अलग एग्जाम होता है, ये मालूम था। लेकिन मतलब इतना क्लियरली कि सीजीएल का एक एग्जाम अलग होता है, रेलवे में करेक्ट। जाने के लिए रेलवे में भी इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, एनटीपीसी हम्म। होते हैं, एएलपी होते हैं, इतना क्लियर आइडिया हम्म। नहीं था। उन लोगों को हम्म। देखने के बाद तो मुझे इतना क्लियर आइडिया है कि इतने एग्जाम्स होने थे। और उसके बाद मैंने सारे एग्जाम्स देख के अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, मतलब मेरे स्टडी बैकग्राउंड के हिसाब से फिक्स किया कि मुझे ये सीजीएल की प्रिपरेशन ही करना है। क्योंकि हम्म। मेरे पास ऑप्शन बैंकिंग के लिए भी सीरियस प्रिपरेशन का था, जैसे बहुत बच्चे करते हैं बैंक पीओ के लिए भी। बट मेरे लिए मतलब मुझे सूटेबल लगा कि सीजीएल के थ्रू मेरा अगर सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी इन सब में हो जाए तो मुझे मेरे लिए वो सूटेबल लगा था। इसलिए मैंने हम्म। सीजीएल को सामने रखते हुए उसके बाद प्रिपरेशन शुरू किया था। अच्छा। तो अग्निवेश, यानी कि आपने मन बना लिया था कि मेरा मेन फोकस सीजीएल रहेगा, यस सर, हाँ। लेकिन आपने उसके बावजूद काफी पैरेलल एग्जाम्स दिए, तो वो एज अ बैकअप दिए थे या फिर क्योंकि सिमिलर, मैं सेम तो नहीं कहूंगा बट सिमिलर सिलेबस, सिमिलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं इसीलिए दिए थे, या फिर आपको ये लग रहा था कि नहीं सीजीएल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं एटलीस्ट रेलवे में चला जाऊंगा या एटलीस्ट बैंकिंग में चला जाऊंगा, या फिर बस प्रैक्टिस सेक दे रहे थे आप? सर प्रैक्टिस से नहीं, मतलब मेरा सीजीएल जब एग्जाम, मेरा तो प्लान बना हुआ था कि मुझे सीजीएल में जाना है। लेकिन हम्म। सर जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया कि 1 या 2 महीने बाद ही रेलवे का लगभग 5 साल बाद वैकेंसी आया था। क्योंकि हाँ राइट। रेलवे का एग्जाम 2024 से पहले लास्ट 2019 में हुआ था। 19 में हुआ था, करेक्ट। हाँ। और इसी साल 2024 में ही सीसीटीएस का नया पोस्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था, इससे पहले ये पोस्ट था नहीं। तो हम्म। इसीलिए मैंने तब, और इसका एग्जाम पैटर्न भी आप देखेंगे तो इसमें तो इंग्लिश होता नहीं, लेकिन जीके, रीजनिंग और मैथ सीजीएल के लगभग सेम ही था, तो इसलिए मैंने हम्म। रेलवे का एग्जाम दिया था। बट सर ओके। आईबीपीएस क्लर्क का ऐसा कुछ मतलब खास था नहीं। क्योंकि सर आईबीपीएस क्लर्क मैंने इसलिए दिया था क्योंकि सर 2025 में जब उसका फॉर्म आया था, उसी टाइम हमारे एसएससी एग्जाम्स में थोड़ी इनकन्सिस्टेंसीज चल रही थी, जैसे मान ली दिल्ली में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। तो हाँ तब राइट मैंने राइट। उसका फॉर्म आया था, और मेरे वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता जोन में वैकेंसीज भी अच्छी खासी थी, तो मैंने फॉर्म भर दिया था। तो उसके बाद वो एग्जाम भी मैंने दिया था। हम्म। लेकिन मेरा मेन फोकस था कि सीजीएल के थ्रू ही जाना। सीजीएल ही है। हाँ। और सर हम्म। बात यह है कि मतलब जब 2025 में सीजीएल का मेंस तो जनवरी में हुआ था 2026 में। हम्म। लेकिन 2025 में जब अक्टूबर महीने में एनटीपीसी का मेंस हो गया था। और हम्म। मेंस के लगभग एक हफ्ते बाद ही उसका आंसर की भी आ गया था, जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे खासे थे। तो इसलिए ओके। मेरा मतलब यह था कि सीजीएल हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही, ये सोच ये के तो मैंने है ही। सीजीएल फ्री माइंडली दे सकता था। क्योंकि आओ। इसीलिए मतलब मैंने फ्री माइंडली सीजीएल दे पाया था, वरना सर एक प्रेशर होता है, तो उसके लिए भी करेक्ट मतलब करेक्ट करेक्ट। थोड़ा दिक्कत आ जाता है, तो उससे एब्सोल्युटली। हाँ। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और हम्म, ये मैं अक्सर अपनी क्लासेस में लोगों को बोलता भी रहता हूँ, बार बार बोलता हूँ। ये अब आपके सामने एक लाइव हम्म, एग्जांपल है कि सिर्फ कंटेंट नहीं, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग हर इंटरव्यू में कोई ना कोई आकर के आपको यही समझा रहा है कि कॉन्फिडेंस जैसे भी करके आपका अगर सही है तो एग्जाम में आपको ज्यादा मदद मिलेगी, नर्वसनेस में आपको चूकोगे नहीं। जैसे अग्निवेश ने कहा कि क्योंकि उनके पास एक प्लान रेडी था, एक उनके पास ऑप्शन था कि भाई आरआरबी एनटीपीसी तो है ही है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वजह से जो प्रेशर था वो नहीं लेके गए अपने साथ वो एग्जाम सेंटर में। एंड आई थिंक दैट मस्ट हैव हेल्प। कुछ क्वेश्चंस में आपको बूस्ट भी मिला होगा,
दिमाग भी थोड़ा बेटर चला होगा एग्जाम में। यस, यस सर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए सब लोगों का मतलब सीजीएल मेंस में ही मेरे साथ एक ट्रेजिडी हुआ कि सब हम्म। लोगों का एग्जाम सेंटर घर के पास था और मेरा एग्जाम हाँ। सेंटर दे दिया था 300 किलोमीटर दूर, जो कि मुझे हम्म। 2 दिन पहले जाके एकदम ही नया जगह पे होटल वगैरह ढूंढ के हम्म। रहना पड़ा था अकेले। हम्म। लेकिन हम्म। सर मतलब उतना भी प्रेशर नहीं था। सर इसका प्रेशर का एक चीज बताऊंगा। 2025 सीजीएल का जब प्रीलिम्स हुआ था तब तो मेरा हम्म। कोई एग्जाम क्लियर नहीं था। तो सर मैं हम्म। सीजीएल प्रीलिम्स को लेकर बहुत टेंशन में था। जबकि हाँ। मेरे मतलब घर पे मार्क्स अच्छे खासे आ रहे थे, प्री के पहले 150 155 सारे मार्क्स में आ रहे थे। लेकिन हम्म। सर वही है कि एग्जाम प्रेशर में देने गया और उस दिन मतलब थोड़ा हॉल में भी थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया कि कंप्यूटर बंद हो गया, जिसकी वजह से लगभग मेरे हाँ। जीएस में 5 से 6 क्वेश्चन मेरे जानबूझकर गलत हो गया वो क्वेश्चन, जिसकी वजह से मुझे जीएस में कम मार्क्स मिले प्री में। तो सर हम्म। प्रेशर एक बहुत बुरी चीज यही है कि आपका बहुत बुरी। कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तो आपका एग्जाम उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखेगा नहीं। आई जबकि टोटली एग्री। मेंस में जैसे ऐसा कुछ दिक्कत था नहीं, तो मैं फ्री माइंडली एग्जाम दे पाया था। हम्म। तो बैलेंस जरूरी है, मतलब आपका कंटेंट तैयारी तगड़ी होगी तब भी हाँ सर, अगर आप तैयारी कॉन्फिडेंट के नहीं साथ हो तो आपका हालत खराब हो सकती है। कॉन्फिडेंस एंड सबसे बढ़िया बात है कि माइंड में कोई प्रेशर नहीं चाहिए। अगर माइंड फ्री प्रेशर नहीं रहेगा होना तभी ये चाहिए। फुल परफॉर्म कर पाएंगे। नाइस। अग्निवेश, आप जो है हमें ये बताइए कि अगर मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के ब्रेकडाउन करूं, जैसे अब आपने हम्म, बोला कि आपने बीएससी जूलॉजी से किया, हम्म। तो उससे कोई ऐसा बहुत खास बेनिफिट तो आपको प्रिपरेशन में मिला नहीं होगा, है ना? नहीं सर, उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट मिला नहीं, क्योंकि नहीं सर अगर मिला। इन एग्जाम्स में देखेंगे तो इसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इनका कुछ इतना, ज्यादा रोल हाँ, रहता इतना नहीं है। वेटेज है नहीं इनका। वेटेज है नहीं रेलवे तो में फिर इससे भी थोड़ा बहुत मान सकते हैं, बट वहां भी थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा थोड़ा उधर ही है नहीं। सर। इससे मतलब कुछ ज्यादा आपको जो ये सब्जेक्ट पढ़ने से बेनिफिट मिलेगा ऐसा कुछ है नहीं नहीं, मुझे मिलेगा। अलग से ही सबको करना पड़ेगा। तो आपने वो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? जीरो से कहीं शुरुआत की होगी, कैसे उसको हम्म। बिल्ड किया और कैसे फिर ट्रांजिशन किया मॉक्स की? और इसके बारे में सब्जेक्ट वाइज बताइएगा कि जैसे जीके जीएस आपने कैसे हैंडल किया, क्वांट कैसे हैंडल किया, रीजनिंग कैसे किया, इंग्लिश कैसे हम्म। किया, एक एक करके बताइएगा। सर पहले जब मैंने पहले प्रिपरेशन शुरू किया तो पहले मैंने जीके को फर्स्ट में नहीं पकड़ा। मैंने हम्म। फर्स्ट पकड़ा मैथ्स को, रीजनिंग को और इंग्लिश को। ठीक है। रीजनिंग को भी मैंने ऐसा सोच लिया था कि मुझे 2 महीने के अंदर रीजनिंग को खत्म करना है, क्योंकि सर देखिए हम्म। रीजनिंग में ज्यादा कुछ सीखने लायक है नहीं। हम्म। आपको ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। कुछ चैप्टर्स जो करेक्ट। सीखने लायक है जैसे स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग या फिर जो सीरीज वगैरह होते हैं उनमें से जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनको हम्म। मैंने लास्ट के लिए रखा। पहले सारे चैप्टर्स एक एक कर खत्म करते गए, जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशन, हम्म। कैलेंडर, क्लॉक, ऐसे करके हम्म। सारे चैप्टर्स मैंने पहले खत्म किए। हम्म। टारगेट यही था कि मतलब रीजनिंग को 2 महीने में खत्म करना है। और सर खत्म कैसे राइट। करना है? सर पहले मैंने उसका जस्ट थ्योरी पोर्शन देखा, उसके बाद ओके। डायरेक्ट पीवाईक्यू में चले गए। पीवाईक्यू में भी सर ओके। लास्ट 5 इयर्स के जो अच्छे खासे क्वेश्चन है हम्म। वो क्वेश्चन के, ऐसा नहीं कि रिपीटेड सारे क्वेश्चन लगाते के जो, क्योंकि मेरे पास मैंने 2024 के एंड से ही जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मेरे मन में एक था कि टाइम थोड़ा कम है, टाइम कम लेके चलना पड़ेगा। तो अच्छे क्वेश्चन वो वाले पहले खत्म किए। ऐसा करके रीजनिंग का सिलेबस एक खत्म हुआ। जब सिलेबस खत्म हुआ उसको पहले मैंने जो खत्म किया वो पोर्शन फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। हम्म। उसके बाद मैंने जो रीजनिंग के वो जो आप चैप्टर्स बोले थे जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन वगैरह जो होते हैं ना, स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग, वो चैप्टर्स या फिर मान लीजिए सीरीज वगैरह के, फिगर सीरीज वगैरह के जो हार्ड क्वेश्चन वो देखे थे पहले बेसिक सिलेबस हम्म। खत्म करने के बाद। ठीक है। मैथ्स में जैसे मैंने पहले शुरू किया था एरिथमेटिक पार्ट से। हम्म। एरिथमेटिक पार्ट को खत्म किया पहले। एरिथमेटिक में भी सर पहले पैसे चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज, तो ऐसे करके फिर होता है हमारा फ्रैक्शन, उसके बाद होता हम्म। है रेशियो प्रोपोर्शन, ऐसे करके सारे चैप्टर होते हैं। पहले एरिथमेटिक पार्ट को खत्म किया। उसमें ठीक भी है। मैं एरिथमेटिक पार्ट को खत्म किया। एरिथमेटिक पार्ट को खत्म करने के बाद मैंने एडवांस मैथ में पहले स्टार्ट किया था जियोमेट्री, क्योंकि ओके। जियोमेट्री का ही सबसे ज्यादा वेटेज है। एक हाँ, राइट। उसके बाद जियोमेट्री खत्म करने के बाद मैंने पकड़ा था मेंसुरेशन, फिर अपना ट्रिगोनोमेट्री, ऐसा करके करके हम्म। गया। उसके बाद लास्ट में मैंने देखा था वो जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, ये सब चैप्टर्स लास्ट स्टैट्स में और देखा। प्रोबेबिलिटी। हाँ, स्टैटिस्टिक्स। पर बात यह था कि वो चैप्टर्स मैंने प्री से पहले ही देख लेते। कुछ बच्चे क्या करते उसको मेंस के लिए रख देते। हाँ, मैंने राइट, वो उसको तो प्री से स्ट्रेटेजी ठीक पहले नहीं है। इसलिए देखे थे क्योंकि हम्म। रेलवे के प्री एग्जाम्स में भी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पूछा ओके। जाता है। और हम्म। 2025 में सीजीएल में जब से ये नए पैटर्न के क्वेश्चन बनने लगे तब प्री में भी इन लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टैट ये सब पूछा था, तो पूछ इसलिए लिया मैंने था, राइट। प्री से पहले ही वो कर लिया था। एंड हम्म। जो स्टेटमेंट रीजनिंग होता है वो क्या करते हैं 2024 तक मेंस में ही आते थे, तो लोग हम्म। मेंस से पहले करते थे। लेकिन मैंने भी वो हम्म। इस साल प्री से पहले ही कर लिया था क्योंकि प्री में भी ये लोग पूछ रहे थे स्टेटमेंट रीजनिंग। तो मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मतलब पिछले 2024-23 तक जैसे हम लोग देखते थे कि जो लोग बोलते थे कि प्री से ये टॉपिक्स कर लो, मेंस के पहले ये टॉपिक्स करना, ऐसा कुछ खास आज के दिन में तो है नहीं। क्योंकि आज प्री मेंस करके ऐसा सिलेबस सिर्फ नाम का वास्ते अलग लिखा हुआ रहता है, करेक्ट, पूछ करेक्ट, सभी दे करेक्ट। देते हैं। तो हम्म। फुल सिलेबस प्री से पहले ही कंप्लीट करने ला मतलब सही रहेगा। मतलब टायर 2 के लिए ही तैयारी करो एक तरह से, टायर टू पहले के लिए, टायर टायर टू 1 पे माइंडसेट के फोकस ही लिए नहीं है।
हाँ, टायर 2 माइंडसेट के लिए तैयारी करो। टायर 1 पे फोकस सर इस साल जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सेक्शनल टाइमर आएगा। सेक्शनल टाइमर, हाँ हाँ, राइट। वही थोड़ा एक दिक्कत हो सकती, दिक्कत मतलब उसको ही थोड़ा प्रिपेयर कर सकते, लेकिन सर हमारा क्वेश्चन लेवल ऐसे रहे कि हम टायर 2 के क्वेश्चन ही सॉल्व कर सके। ये करेक्ट स्ट्रेटेजी करेक्ट रहना गॉट चाहिए। इट गॉट इट। और सर उसके बाद आता है इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे मैंने पहले किया ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट हम्म उसको पहले खत्म किया। ग्रामर हम्म पार्ट वीडियो से खत्म करने के बाद मैंने उसको प्रैक्टिस किया। हम्म प्रैक्टिस करने के बाद सर मैंने ग्रामर जैसे पैरेलल ग्रामर एंड पीरियड ग्रामर प्रैक्टिस जैसे चलता रहा, उसके पैरेलल मैंने वोकैब्स भी स्टार्ट कर दिए थे। हम्म वोकैब्स भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ग्रामर पार्ट एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद मैंने हम्म, एक नोटबुक था जिसमें मतलब 120 के लगभग मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए रखे थे, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया था। फिर मैंने जब रिवीजन करना था तब मैंने फुल नोट्स नहीं, वो 120 जो सिर्फ वो, रूल्स है हाँ ठीक वो है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लेते। और जो हम्म प्रैक्टिस में से जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे उसको भी अलग से नोट करके लगा था। जब मैं रिवीजन करूंगा 120 रूल्स और जो गलत हुए क्वेश्चन इन सबको मैं रिवीजन करते रहता था। ठीक है। और वोकैब्स पैरेलल चलते रहे। और एक बार ये ग्रामर पार्ट खत्म हो जाए, ग्रामर पार्ट खत्म हो जाने के बाद वोकैब्स तो चलते रहेंगे, उसके साथ मैंने इंग्लिश की एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दिया था। हाँ एडिटोरियल सर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में तो फ्री में मिल जाते हैं। तो उसमें ठीक से है। पहले एडिटोरियल पढ़ना चालू कर लिया। अब कुछ हम्म लोग मैंने पहले बोले थे कि हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लो, लेकिन सर वो हम्म जब हम स्टार्टिंग में रहते तो उसके वर्ड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं हमारे लिए। तो हमने पहले थोड़े इजियर टाइप के न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह का शुरू किया। एक बार अगर 2 ढाई महीने वो हो जाए उसके बाद मैंने ज्यादा मतलब टफ एडिटोरियल पे आप जा सकते हैं। लेकिन बात हम्म, यह है कि एडिटोरियल पढ़ने से मतलब हमको मुझे जो फायदा मिला वो कि सर इस बार जो इंग्लिश का लेवल था वो आप देखेंगे कि पैसेज प्री में भी पूछ रहे थे। अच्छा था। इंग्लिश का एक तो लेवल अच्छा था और पैसेज प्री में भी पूछ रहे थे। सर हम्म मेंस में 3 पैसेज पूछते हैं, लेकिन मेंस में हम लोग को इंग्लिश और जीएस के लिए 1 घंटा देते हैं जो इनफ टाइम है। लेकिन हम्म प्री में हम लोगों के पास होता है कि इंग्लिश को हम लोग को जैसे कैसे 7 8 मिनट जल्दी में ही करना। खत्म करना है। तो उसके लिए करेक्ट। फास्ट रीडिंग स्पीड होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें भी एब्सोल्युटली राइट। पैसेज को धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो फिर हम लोगों का मैथ्स के लिए टाइम छूटता रहेगा। तो फास्ट हम्म रीडिंग स्किल भी होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जैसे हम लोग एडिटोरियल से वर्ड भी कलेक्ट करते रहते हैं, उसके साथ हमारा की रीडिंग स्पीड बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। तो इसके हम्म लिए एडिटोरियल में मैंने पढ़ा था। और सर एक बार जब मेरा रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो गया और मैथ्स का हम्म भी मतलब थोड़ा सा आगे चला गया, इंग्लिश का भी आगे हम्म चला गया, तब मैंने जीएस को स्टार्ट किया। जीएस हम्म में भी मैंने सर सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया। पहले किया था हिस्ट्री, हम्म ज्योग्राफी, हम्म, उसके बाद पॉलिटिक्स, हम्म, इकोनॉमी, और फिर लास्ट में जाके साइंस पार्ट एंड स्टैटिक जीके। करंट ठीक है। अफेयर्स सर मैंने शुरू से नहीं किया था। करंट अफेयर्स सर जब मैंने एक बार पूरा जीएस खत्म हो गया, हम्म जीएस खत्म होने के बाद करंट अफेयर्स देखा था। जीएस में भी सर मान लीजिए मैंने पहले कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद वो टॉपिक पढ़ने के बाद नेक्स्ट दिन जब मैं चालू करूंगा तो वो पिछले वाला टॉपिक रिवाइज कर ले, ऐसे करके मल्टीपल रिवीजन के तरफ से जीएस से आपको चीजें याद रहेंगी। और मतलब सर डेली रिवीजन जरूरी है, डेली मतलब रिवीजन अगर बहुत अगर नया इंपॉर्टेंट शुरू है। कर रहे हो तो पिछला पढ़ो, नया शुरू कर हाँ, रहे हो तो पिछला पढ़ो। ये सर। और एक बार आप जब से जीएस का सिलेबस खत्म हो जाए हम्म उसके बाद लगभग मैंने मेंस तक मतलब सर मान लीजिए मेरे सीएस का सिलेबस 4 से 5 महीने में खत्म तो हो गया था, मान लीजिए सर लेकिन मेंस तक मुझे आज भी याद है 10 से 15 बार मैंने उसको रिवाइज किया था। जैसे मान लीजिए रेलवे एग्जाम के पहले जब मैं रेलवे के एक हफ्ते बाकी है तो मैंने उसको 2 बार रिवाइज किए। सीजीएल के पहले मैंने 3 से 4 बार उसको रिवाइज किया। ऐसा करते करते 10 से 15 टाइम्स मेरे नोट्स मेरे रिवाइज हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे हम्म दिक्कत आती नहीं थी। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने सर एग्जाम से करंट अफेयर्स मैंने पहले स्टैटिक पार्ट खत्म कर लिया, अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी करके ये सब पार्ट खत्म कर लिया। उसके बाद हम्म, मैंने करंट अफेयर्स मंथली देखना शुरू किया। कुछ बच्चे ठीक है। कहते क्या है कि डेली करंट अफेयर्स पे टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि मेरे लिए मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग के पास टाइम ऐसे ही कम है। तो उससे अच्छा अगर करेक्ट। मंथली कंपाइलेशन मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो मैंने वो मंथली ज्यादा बेटर है। कंपाइलेशन, हाँ मंथली कंपाइलेशन ही देखा था। क्योंकि आई थिंक उसमें हम्म, काफी रिडंडेंट डेटा हट भी जाता है डेली डेली में ना, कई बार जैसे हाँ अब कोई आ रहा है अगर, मतलब विद ऑल ड्यू हाँ। रिस्पेक्ट टू ऑल द हम्म, एजुकेटर्स, बट कोई अगर हम्म, आ रहा है, मान लो करंट हम्म, अफेयर्स देना चाहता है, वो ना हम्म। फिर कई बार कुछ ऐसी चीजें निकल के आती है जो शायद रेलेवेंट है भी नहीं एग्जाम से पॉइंट ऑफ हाँ व्यू सर, से। रिलेवेंट है भी नहीं। और मतलब बहुत सारे एडुकेट मतलब बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो करंट अफेयर्स तो देते हैं, पर उसमें क्या होता है कि वो लोग अलग से डिवाइड नहीं करते थे कि बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, ऐसे करके। अच्छा। क्योंकि सर अगर देखेंगे तो बैंकिंग के लिए जो करंट अफेयर्स होते थे वो मैंने बैंक के एग्जाम देते हुए देखा था, वो ज्यादा डीप में आता है। क्योंकि बैंक में हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन इतना पूछता नहीं है, उसमें करंट हम्म। अफेयर्स बहुत डीप में आते हैं। तो उसके लिए हम्म, अगर अलग से पढ़ना चाहे तो उसके लिए अलग, और एसएससी अलग के है। लिए देखे थे तो उसके लिए अलग। तो मतलब मंथली कंपाइलेशन एसएससी के लिए देखना ही सही रहेगा अगर आप एसएससी एग्जाम क्लियर कर अच्छा, रहे हैं तो। ये आपका स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी काफी बेटर लग रहा है, काफी क्लियर हम्म, है, क्योंकि आपने हम्म, एक तो अलग जॉनरा का एग्जाम दिया है। मतलब एसएससी और हम्म, रेलवे बहुत लोग कॉम्बिनेशन में देते हैं, हम्म, बैंकिंग एसएससी और रेलवे कम लोग देते हैं, तो आपको अलग अलग जॉनरा के भी आइडिया है कि भाई हम्म, इस एग्जाम को कैसे टैकल करते हैं, इसको कैसे और इसको कैसे। और आई थिंक, हम्म, आई हम्म। फील कि उसका इंटर प्रिपरेशन का भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला होगा, कि भाई प्रिपरेशन भी आपका ओवरऑल लिंक्ड होता है ना, कि हाँ एक सर, आप एक वो ही तो लिंक एग्जाम के होता है। लेवल पे करो, एक आप अलग हम्म, अलग एग्जाम का लेवल मिक्स करो, क्वेश्चंस भी हम्म, आप अलग अलग देखते होगे। हम्म,
अभी थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। हाँ सर, जैसे बैंक में मैथ्स के लिए जैसे होता है, बैंक में प्री में क्या होता है कि हम लोग को स्पीड बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। तो राइट। सर बैंक के मॉक्स लगाते लगाते एक चीज हो गया था, मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया था, बहुत तेज हो गया जिसका था। डायरेक्ट फायदा मुझे एसएससी के सीजीएल में, रेलवे में करेक्ट। मिला था। हम्म। उसे कैलकुलेशन फास्ट होना एक बैंक के एग्जाम से वो हो गया था। और एक चीज होता है कि बैंक के एग्जाम में इंग्लिश हाई लेवल का आता था, और जैसे हम्म। इस साल सीजीएल सीएचएसएल में जैसे देखा था, एसएससी ने जो पैटर्न चेंज के बाद इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई किया था। थोड़ा तो सा उसमें हाइक किया। से एक बेनिफिट मिला था कि बैंक के इंग्लिश, हम्म। जैसे मान लीजिए बैंक का इंग्लिश ऑब्वियसली एसएससी से हाई रहता है, तो अगर आप हम्म। हाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला भी आपका तो तो ये थोड़ा हो ही इजी जाएगा, लगेगा। इजी लगेगा। राइट। और राइट। बैंक में जैसे जो पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन होता है वो भी हार्ड टाइप का रहता है, बहुत ही हाँ, लेंदी दे देते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो कि डायरेक्ट इस साल सीजीएल में भी मतलब इन लोग पैसेज लेंदी दिया था, उसमें से बेनिफिट मिल जाता है। हम्म। सही है, मतलब है, हम्म। इंटरडिसिप्लिनरी प्रिपरेशन का फायदा है। हाँ सर, डायरेक्ट अगर अग्निवेश, आप देख, हाँ। हाँ, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे हम्म। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने मेरे साथ डिस्कस की थी, वो मैं चाहूंगा आप स्टूडेंट्स को भी हम्म। बताओ। आप हम्म। जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, खासतौर पे प्री का एग्जाम की अगर हम बात करें, तो हाँ। जनरली बहुत बच्चा जो है वो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स इसी ऑर्डर को फॉलो करता था पहले। अब आजकल तो हम्म। सेक्शनल अगर लग गया तो चीजें बदल जाएंगी। बट अगर हम्म। मैं पहले की बात करूं, आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट थी और उसका बहुत वैलिड रीजन था। और हम्म। आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के समय वो कैसे आप हम्म। करते हो, मेंस में और प्री में, इस पे थोड़ी सी बातचीत करिएगा। सर बहुत बहुत सारे मतलब बच्चे को क्या करते हैं, वो लोग पहले जब प्री का एग्जाम हम देखे, प्री में तो हमारे टाइम तक सेक्शनल टाइमर था नहीं, इस साल से आ गया है। तो हम्म। हमारे टाइम पे क्या करते थे, 1 घंटे में आपको पूरा पेपर मिल जाता था। तो बहुत करेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, पहले जीके करते थे, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग मैथ्स ऐसा करते थे। तो मैंने जब एकदम शुरू शुरू में किया था, मतलब स्टार्टिंग प्रिपरेशन, तब तो मेरा जीएस तो वीक था ऑब्वियसली। तो मैंने पहले जीएस वो करने ट्राई करने की कोशिश किया कि पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। लेकिन सर होता क्या था कि जीएस में अगर आप देखेंगे तो जीएस में सर, जीएस एक अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। उसमें से अगर एब्सोल्युटली। आप फुल भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 25 में से लगभग 15 क्वेश्चन ही आते हो। तो हम्म। मतलब जीएस को जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मैंने देखे थे जब शुरू शुरू में कि 7 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ही बन पा रहे। और उसको देख के मेरा थोड़ा दिमाग पैनिक कर जाता था कि अरे यार, इसमें से सिर्फ इतने बन रहे हैं तो बाकी पेपर भी खराब होने का चांस था, क्योंकि उसके बाद मुझे इंग्लिश करना था, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। इसके वजह से होता क्या था, एक नर्वसनेस आ जाता था, और उसके बाद करेक्ट। टाइम मैनेजमेंट मतलब पूरा एग्जाम में बिगड़ने का चांस रहता था। तो हम्म। मैंने क्या किया, मैंने पहले इंग्लिश को स्टार्ट किया। इंग्लिश को स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मान लीजिए इंग्लिश का क्वेश्चन अगर टफ भी आए तो आप तो हम्म। लगभग 18 से 19 क्वेश्चन उसमें कर भी लोगे आराम से। कर लोगे। तो हम्म। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन अगर मैंने उसमें अगर पहले कर लिया तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरा 20 22 क्वेश्चन मान लो हर कोई कर लेगा, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि चलो इंग्लिश तो कॉन्फिडेंस हो आएगा। गया, मेरा एक हम्म। सेक्शन खत्म हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। उसके हम्म। बाद मैंने जीएस किया, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स। अब मैथ्स। सर, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, ये 3 सेक्शन हो जाने में मुझे लगभग 30 मिनट्स का मैं रहता था कि पहले 30 मिनट्स में इसको जैसे करके खत्म करना है। अगर ठीक मान है। लीजिए उसमें 1 2 मिनट हो गया तो फिर तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए रीजनिंग में जैसे 3 4 क्वेश्चन अगर टफ पेपर पे देखे, सीरीज का कोई क्वेश्चन हो गया, हम्म। फिगर सीरीज का, या पजल दे दिया, तो उसमें मतलब एसएससी में भी तो आजकल पजल दे रहा है, तो उसमें हम्म। टाइम लग जाए, तो उसको मैंने मार्क फॉर करेक्ट। रिव्यू करके लग गया। ठीक है। लास्ट के 30 मिनट्स जो होते थे वो मेरे लिए था कि मैथ्स और आगे का कुछ मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है तो वही देखना है। मैथ्स के लिए मतलब आगे का कुछ मार्क फॉर रिव्यू रहा तो ओके, अगर नहीं रहा तो फिर गुड, फुल मैथ्स के लिए मुझे 30 मिनट्स मिल जाएंगे। तो लास्ट ठीक के है। 30 मिनट्स में मुझे मैथ्स और वो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन के लगा था। और इसमें से भी अगर मैं देखना जाए, अगर आपका स्पीड बिल्डअप हो जाए तो लगभग 22 23 मिनट्स में खत्म हो जाता, तो लास्ट में 4 5 मिनट बच ही जाते थे। तो हम्म। उसमें मैं हम्म। ओवरऑल देख लेता था कि कहीं कोई ऑप्शन छूट तो नहीं गया। तो ये ठीक है। चीजें देख लवली। लेता था। हम्म। तो ये सर बहुत अच्छा, मतलब हम्म। टाइम मैनेजमेंट को भी क्रिस्प तरीके से पहले से ही प्लान करके जाना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब मॉक देने की बारी आती है, जब एग्जाम देने की बारी आती है, तो बस वो गो विद द फ्लो वाले सिस्टम में होते हैं कि आप देते रहो, सॉल्व करते रहो, एग्जाम होता रहेगा। ऐसे नहीं होता है। आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि इतना टाइम, इतनी देर, बस फिर स्विच हम्म। करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, वरना एंटनी, कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि सर मेन चीज वही है, जब मैंने जो आपने पहले भी बताया था कि माइंड को फ्री रख के एग्जाम देना है। अगर एब्सोल्युटली। मेरे घर पे एब्सोल्युटली। मॉक देते देखते एक टाइमलाइन बन गया कि मुझे मैंने ये कर रहा हूँ, ये सेक्शन करो, ये सेक्शन कर रहा हूँ, और एग्जाम में भी वो फॉलो हुआ, तो मुझे मेरे माइंड में उतना प्रेशर नहीं आया कि अरे बाप रे, एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ये चीज दिमाग में रहेगा राइट। मुझे। लगेगा कि मैं घर पे ही बैठा हुआ हुआ, अब तो साइड में 2 3 लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लगेगा। तो माइंड फ्री होगा तभी आपका फुल परफॉर्मेंस निकलेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मेरा मैंने देखे भी हुए हैं, जो लोग पढ़ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज करेक्ट। करके करेक्ट। उन लोगों का मतलब एब्सोल्युटली। थोड़ा खराब हो जाता है। क्योंकि मेरे जान पहचान में ही एक स्टूडेंट था जो इस साल हम्म। मेरे साथ ही पढ़ते थे हम लोग एक साथ। तो उसका एग्जाम हॉल में उसने लास्ट मिनट में स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया मेंस के दिन, कि पहले मैथ्स और रीजनिंग करते थे, तो उसने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया।
तो उसके वजह से उसे मार्क्स में थोड़ा डिक्रीज आ गया, लेकिन वो मतलब डिजर्विंग था कि और हायर पोस्ट उसे मिले। तो मतलब फ्री माइंड होके अपना स्ट्रेटजी चेंज भी नहीं करना कि मैं ऐसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ करेक्ट। तो ऐसे अटेम्प्ट करते जाऊंगा, ताकि कोई एक सेक्शन टफ पे आए तो मार्क पर रिव्यू करके रख दूंगा। अगर मेरा टाइम राइट। मैनेजमेंट सही रहा तो मुझे बाद में टाइम तो मिल जाएगा उसको करने के लिए। वेरी नाइस, लवली। अग्निवेश, मुझे एक बात बताइएगा, जब आपने मॉक्स दिए, जब इतनी प्रैक्टिस करी, जब अभी एग्जाम्स भी दिए हैं, तो कोई कोई एक ऐसी ट्रिक, कोई एक शॉर्ट तरीका जो कुछ आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ डिफरेंट लगा हो आपको? कन्वेंशनली जो जो पता है लोगों को वो तो होता ही है, बट आपने कुछ डिफरेंट सीखा कि हाँ यार ये मुझे कुछ अलग लग रहा है, या फिर ऑप्शन सॉर्टिंग में या ऑप्शन एलिमिनेशन पे मैंने कुछ नया तरीका सोचा है जिससे कि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है? सर ऐसे देखे तो जब कोई हर कोई प्रिपरेशन जब मैथ शुरू करते हैं, जैसे एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो अगर हाँ। मान लीजिए बहुत लेंदी मैथ्स होता था तो मेरे पहले तो मैं अपने तरीके से ही करता था। अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी दिखे, तब वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया या फिर कभी मल्टीपल्स चेक कर लिया, ऐसे ऑप्शन देते थे। लेकिन सर मैं उसको फुल प्रायोरिटी नहीं देता, मेरा फुल ऑफ प्रायोरिटी कोर्स, ये था ऑफ कि मेरे कोर्स। कन्वेंशनल तरीके से मैथ्स हो जाए। हाँ, अगर वो निकल जा रहा है, मुझे देखने में ज्यादा सही लग रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक मेंसुरेशन का अगर मैंने जो कोई किसी में किसी का एरिया निकालना है, मान लीजिए कि एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, और उसमें से मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो वो हाँ, तो हो राइट। नहीं सकते। लेकिन सर फिर भी मेरा प्रायोरिटी ये रहता था कि पहले कॉन्वेंशनल तरीके से ही पहले हो जाए। कन्वेंशनल से अटेम्प्ट करना है, हाँ, कहीं अगर मुझे अगर बीच में महसूस हो रहा बीच है में तब मिल फिर। जाए तो फिर मैं उसको कर देता, क्योंकि वो तो ऐसे बूस्ट हम्म मेरे लिए मिल जाएगा कि। तो ऐसे कोई मेथड्स हैं जो आप खुद पढ़ते पढ़ते आपने खुद ही डेवलप कर लिए हो, या फिर ज्यादातर आपने कहीं ना कहीं से सुने और सीखे ही थे वो मेथड्स? सर मैक्सिमम तो मतलब मैंने सुने सीखे थे और सॉल्यूशन में भी देखे थे। हाँ, राइट। और सर मेरा खुद का बना हुआ मेथड ऐसा तो अभी कुछ याद आ नहीं रहा, तो नो क्योंकि इशू, सर नो इशू। हाँ, तो क्योंकि मैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स भी जरूरी हैं, बट एक बैलेंस में, मतलब मेन हाँ चीज सर। होनी चाहिए, लेकिन साथ हम्म में ये भी चाहिए, क्योंकि कम टाइम में तभी पॉसिबल होगा जब दोनों चीजें एक साथ तब आपके दोनों पास। चीजें एक साथ हो जाए, लेकिन सर करेक्ट। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स को भी ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना है। नहीं देना है, हाँ। हाँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इसमें भी आई थिंक एक और भी ये भी चीज हम्म होती है कि कई लोग ना इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम्म, उसको आदत में नहीं ला पाते हैं। आदत में उनका दिमाग अभी भी पुराने तरीके से लंबा लंबा सॉल्व करता है। हाँ सर वो थोड़ा आदत में ना। हैबिट में डालना कि पहले ऑप्शंस देखो, यूनिट डिजिट चेक करो, फिर भी सॉल्व करो, पार्शियली दोनों चीजें साथ में करो, तभी आप जो है सर जल्दी ये क्लियर। प्रैक्टिस तो मॉक से ही आएगा, ये तो मॉक सब एब्सोल्युटली। जितना ज्यादा लगाओगे उससे ही आएगा। करेक्ट। तो मॉक्स को आप एनालाइज कैसे करते थे? जब मॉक्स लगाते थे सर कैसे वीकनेस पकड़ते थे अपनी उसमें? सर मेरा मॉक्स लगाने का जैसे मेरा था कि मेरा सुबह कुछ मेरा डेली रूटीन में मेरा टाइम फिक्स था कि मुझे सुबह के स्लॉट में मॉक्स लगाने थे। तो ठीक है। मैंने मान लीजिए सुबह का मैंने थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आके मैं मॉक्स लगाने बैठता था। तो हम्म पहले मैंने जैसे मैंने प्री के टाइम में बात करूं, तो प्री के टाइम में मैंने जैसे मॉक्स मेरा स्ट्रेटेजी मैंने बताया कि पहले इंग्लिश सेक्शन, फिर जीएस, रीजनिंग, मैथ्स करके ऐसे अटेम्प्ट किया। हम्म फिर मैंने मॉक्स को फुल अटेम्प्ट किया। और मॉक्स भी जब मैं लगाता था तो मैं खुद भी करता था, मेरा कंप्यूटर है उसमें अटेम्प्ट करता था। और मैं अगर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मोबाइल पे, तो अगर पॉसिबल हो तो कंप्यूटर पे अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि इससे हाँ, होता थोड़ा है ज्यादा कि रियल इंटरफेस रियल लगेगा ना। इंटरफेस आता है और एग्जाम हॉल जैसा फीलिंग आता है। और हम्म एक मतलब क्वाइट एनवायरनमेंट में बैठ के मैंने लगाता था, और एकदम रफ पेपर लेके पेन लेके जैसे वो एग्जाम हॉल में देते थे वैसे ए करेक्ट, फोर करेक्ट। सीट्स मैंने ले लिए थे, तो ए फोर सीट्स पे मैं प्रैक्टिस करने बैठता था। तो मॉक्स हम्म दिया। उसके बाद मेरा फर्स्ट जो चेक करता था, मतलब शुरू शुरू में वो देखता था हम्म कि कौन से क्वेश्चन छूटे, क्योंकि शुरू ओके। शुरू में सर एकदम स्टार्टिंग में तो आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगा। तो ऑफ कौन कोर्स, से ऑफ क्वेश्चन कोर्स। छूटे, और मैं हम्म छूटने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन देखता था, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन मैं बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व करता था जैसे पुराने मेथड से हाँ, एकदम स्टार्टिंग में। फिर मैंने राइट। देखा कि इसमें एक मॉक्स में ऊपर होता है ना कि आपका मेरा कितना टाइम लगा और एवरेज टाइम कितना लगा करेक्ट, है। करेक्ट, हाँ। तो होता है वो 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 फीचर। एक कंपेयर करना होता है कि एवरेज टाइम से मुझे कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा था। एवरेज टाइम के आसपास अगर टाइम है तो ठीक है, 1-2 सेकंड ठीक भी है। अगर ऊपर नीचे है ठीक है। लेकिन मान लीजिए एवरेज टाइम जिनको लग रहा है 45 सेकंड, उसमें मेरा लग रहा है लगभग 1.5 मिनट, फिर तो ये हम्म दिक्कत की बात है। तो मैंने फिर उसको देखा था कि इन लोगों ने कैसा क्या किया कि 45 सेकंड हो गया। तब मान लीजिए मैंने उसके एनालिसिस पे जाके देख लिया कि ये मेथड से ये थोड़ा सा जल्दी से हो रहा है। हम्म तो मतलब ऐसा होता था कि पहले मैंने एनालिसिस के टाइम पहले मैंने देख लिया कौन कौन से मेरे छूटे, उसके बाद कौन कौन से मेरे ज्यादा टाइम लगे उसका देखा, और उसके बाद देखा कौन कौन से गलत हुए। अब मान लीजिए मैथ्स के जो क्वेश्चन मुझे नए कॉन्सेप्ट मिले वो अलग से नोट डाउन कर लिया। रीजनिंग में मान लीजिए सीरीज वगैरह में कुछ नया सा पैटर्न दिखे वो भी एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया। इंग्लिश में जैसे स्टार्टिंग में वोकैब में थोड़ा दिक्कत आता था, तो वो मैंने वोकैब के नोटबुक ऐड करते करते चला गया। ठीक तो है। ऐसा करके बिल्डअप होते होते चला गया। अब सर शुरू शुरू में जब बच्चे पीवाई क्यू मॉक्स लगाते थे, जब मैंने भी लगाया था, तो उसमें पीवाई क्यू मॉक्स में होता क्या है, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए मैं 2022 का पेपर लगा रहा हूँ, उसमें हम्म से मान लीजिए तब जीएस का एक अलग पैटर्न था।
और उसमें से भी करंट अफेयर्स वगैरह आता था, तो उसमें अगर थोड़ा मार्क्स कम भी आए तो चल जाता है, लेकिन सर इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, इसमें से अगर कम आए तो वो देखने के लिए बात होता है। तो प्री में मेरे लिए ऐसा था। और फिर उसको एनालिसिस करने के बाद जो मेरा जो कॉपी था उसको, मान लीजिए मैंने, कुछ लोग क्या, मैंने सभी लोग तो लगभग कॉपी करते हैं वो एक नोटबुक में, उसको मैंने मतलब 4-5 मॉक्स एक साथ हो जाए, 4-5 मॉक्स का एक साथ हो गया, उसको फिर मैंने ऐसे जब अपना डेली स्टडी रूटीन के साथ उसके लास्ट में जाके एक बार देख लिया कि कौन कौन से गलत किए थे और क्यों किए थे। और उसमें से कि अगर मान लीजिए मैंने एक बार देख लिया, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होता था, सेकंड या थर्ड टाइम जब आप रिवीजन करोगे तब उसमें देखोगे हम्म, कुछ टॉपिक्स तो आपको याद है, हाँ ये तो पहले फर्स्ट दिन देखा था, हाँ लेकिन जो राइट। टॉपिक ज्यादा याद नहीं होते थे या फिर भूल जाता था, उसको मैं क्या करता था, मतलब मेरे लिए एक शॉर्ट ये था कि मैं व्हाट्सएप पे अपने टेक्स्ट मैसेज करके अपने दूसरे आईडी पे भेज देता था, क्योंकि जब मान लो अच्छा, व्हाट्सएप खुला तो वो तो एक बार दिख जाता तो था, वो वो दिखेगा। एक याद हो जाता था। ये चीज मैंने बस। मेंस में बहुत ट्राई किया था। मेंस में मैंने हम्म जैसे एक ग्रुप बना लिया था मेरे एक दूसरे हम्म नंबर के साथ, उसमें मेरे जो इंपॉर्टेंट रिवीजन मटेरियल थे या फिर ऐसे हम्म जो थे जो बार बार मुझे हम्म दिखने चाहिए थे, वो उसमें भेजते रहता था कि एक बार खुला तो देख लिया वो। नाइस। और सर मेंस के टाइम पे जब मैंने देखा, मेंस के टाइम में वही मैं वैसे सुबह के स्लॉट में ही मॉक्स देता था। मैं इसके ठीक टाइम है। में जब मान लीजिए 2 घंटा 15 मिनट तो आपको टाइम लेके बैठना होता है, प्री में होता हम्म क्या है कि 1 घंटा, तो थोड़ा बच्चों को कह हम्म रहे थे कि 1 घंटा ही तो बैठना है, लेकिन मेंस में होता है कि 2 घंटा 15 मिनट तक बैठना होता हाँ है। हाँ और करेक्ट। ये एज ए लेंदी होता है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो उसको झेल नहीं पाते कि डेली 2 घंटा कौन बैठे। लेकिन भाई आप हम्म डेली नहीं बैठ पा रहे हो तो मेंस में उस दिन भी जाकर तो आपका फोकस गलत हो जाएगा ना, कि 2 घंटा कैसे एब्सोल्युटली। बैठे। तो बैठने ये का सर, स्टेमिना भी बिल्ड करना पड़ता है कि इतनी हाँ देर ये बैठ के एक पेपर बिल्डअप देख होना पाओगे होता आप। है कि अगर मान हम्म लीजिए मैं अगर घर पे मेन से पहले 40 दिन 50 दिन तक डेली बैठ पा रहा हूँ, तो मैं जो बात मैंने पहले बोला कि मेंस के दिन उतना लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि मैं अगर बाहर एक करेक्ट। बहुत बड़ा एग्जाम देना है, उनको लगेगा कि घर पे बैठा था, ये किसी लाइब्रेरी में आके बैठ गया, ऐसा फील आएगा। हम्म ज्यादा दिक्कत मतलब प्रेशर नहीं आएगा दिमाग पे। हम्म तो मेंस में ही पहले मैंने, मेंस में तो सेक्शनल टाइमर पहले से ही है कि पहले 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग आता था, तो मैथ्स और रीजनिंग पहले मैंने सॉल्व किया। मैथ्स और रीजनिंग में भी मैंने, मान लीजिए मेंस के टाइम पे क्या होता है, मैथ्स थोड़ा लेंदी आता है, हम्म तो उसमें से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पे ज्यादा देर अटक नहीं रहना। मान हम्म लीजिए कि एक क्वेश्चन पे अगर कुछ ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, 45 सेकंड से 1 मिनट तक ही रहना है, अगर 1.5 मिनट तक हो जा रहा है तो मैं उसको चुपचाप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे माफ निकल जाओ। करो। मार्क फॉर रिव्यू करते करते अगर आप 30 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें से लगभग आपको अगर दिखेगा तो 4-5 क्वेश्चन ही मार्क फॉर रिव्यू है। अब हम्म कुछ लोग क्या करते हैं कि मैथ्स का मान लीजिए 30 क्वेश्चन पूरा एक बार गो थ्रू कर लिए, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू पे चले जाते हैं, जबकि उनका रीजनिंग बचा हुआ है। लेकिन मेरा ऐसे नहीं था, मेरा हाँ। था कि पहले मैथ्स को खत्म करो, मार्क फॉर रिव्यू तो बाद में देखेंगे, हम्म रीजनिंग खत्म फिर करो, रीजनिंग उसके करो। बाद मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को बाद में आके देखो। तो आपने तो हमेशा मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को एक साथ लास्ट में ही हैंडल किया एक है, साथ कभी लास्ट में सेपरेट? हैंडल किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब प्री में जैसे हम्म होता है कि जीएस का 2 रख दिए, मैथ्स का 2 रख दिए। कुछ लोग क्या हम्म करते हैं कि इंग्लिश जीएस खत्म करने के बाद मान लीजिए इंग्लिश जीएस का मार्क फॉर रिव्यू देख दिए, लेकिन मेरा रहता है कि वो लास्ट में ही देखेंगे, क्योंकि अगर उसमें एक बार तो मैंने जब ट्राई किया हुआ नहीं, फिर मैं 2-3 मिनट बाद वापस से उसको देखूंगा तो मेरा इस साइड का तो कई मेरा बार टाइम हो छूटता जाता है जाएगा ऐसा, ना। राइट। अब ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कोई जीएस का क्वेश्चन मुझे अभी याद ना रहा हो, रीजनिंग मैथ्स करने के बाद अचानक से मुझे याद आ जाए, तब सेकंड टाइम हम्म देखो, तो इसलिए हम्म मैं मार्क फॉर रिव्यू को लास्ट में ही रखता था। अब मान लीजिए मैथ्स मेंस में अगर वापस आए तो मैथ्स रीजनिंग हो गया, उसके बाद हम्म इंग्लिश जीएस। अब इंग्लिश में भी मैं पहले इंग्लिश ही करता था। मेंस में इंग्लिश में ऐसा रहता था कि पहले मैंने जो ग्रामेटिकल पार्ट था वो खत्म कर ली, ग्रामर वाले ठीक है। क्वेश्चंस। ठीक है। ग्रामर वाले क्वेश्चंस खत्म करने के बाद मैं देखता था जो पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस है या फिर क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन थे वो, और पैसेज हम्म को मैं लास्ट में करता था। क्योंकि ठीक सर है। पैसेज को अगर बीच में शुरू कर दिया, क्योंकि पैसेज को पढ़ने में एक टाइम जाता है, तो पहले जो राइट। वन लाइनर क्वेश्चन है ग्रामर वाले वो क्या, पहले हम्म क्लोज टेस्ट वाले उसको खत्म कर लिए, उसके बाद पैसेज को हम्म देख लिए। तो हम्म 1 घंटा तो मिलता है उसमें कि इंग्लिश और हम्म जीएस में। तो उसमें से हम्म मान लीजिए इंग्लिश के 45 क्वेश्चन करने में अगर मेरा जैसे लास्ट में स्पीड बिल्डअप हो गया था, तो लगभग 25 मिनट में लगभग हो जाता था इंग्लिश। हम्म 25 मिनट इंग्लिश हो जाता था, अगर कुछ नहीं आया तो फिर से वही मार्क फॉर रिव्यू करके रख दो। उसके बाद जीएस करेक्ट। देखे, जीएस में तो 25 हम्म क्वेश्चन होते थे। अब जीएस तो ऐसा है कि आपको आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन हम्म सर 2025 में जैसा कहते हो कि स्टेटमेंट बेस्ड नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड जीएस क्वेश्चन आने स्टेटमेंट चालू बेस्ड, हो गए। हाँ राइट राइट तो राइट। उसमें से स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना होता था, कि मतलब नॉट उसमें भी फॉलो, टाइम लग रहा फॉलो, था। ये चीज में कुछ बच्चे फंस जाते थे। जैसे मान हम्म लीजिए 2 स्टेटमेंट दिया जो कि सही है, बट ऑप्शन पूछे थे कौन से इनकरेक्ट थे। हाँ। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो फिर हम्म ऐसा करके हो गया, और उसके बाद लास्ट पे तो कंप्यूटर। और कंप्यूटर में भी क्या होता है कि इस साल का कंप्यूटर तो थोड़ा टफ आया था। लेकिन हाँ। सर अगर पिछले सालों तक भी हम देखें तो कुछ बच्चे करते क्या थे, वो जब घर में मॉक्स लगाते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि 2 घंटे तक बैठ नहीं पाते थे, इसलिए वो सेक्शनल लगाते थे कि एक दिन मैथ्स और रीजनिंग का दे दिया, एक दिन इंग्लिश जीएस का ले। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता फुल दो, और हम्म कंप्यूटर का भी दो। कंप्यूटर का भी हम्म डेली शुरू से जब मॉक दे रहे हो 40-50 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन आपको नए दिखेंगे, कुछ करेक्ट। क्वेश्चन नए दिखेंगे,
और मतलब जब 2 घंटे बैठ ही रहे हो तो 15 मिनट जगह कंप्यूटर भी दे दो, इसको इतना इग्नोर करो करके फायदा भी कुछ है नहीं। तो कंप्यूटर भी अब तो मतलब बिल्कुल शुरू नहीं से कर सकते, मॉक, बहुत झटका लगा है अब तो लोगों की हाँ बात अब तो नहीं कर सकते। पे। मतलब कंप्यूटर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, शुरू से एकदम आप मॉक्स लगाते जाओ, उसमें से अगर हम्म। कुछ नया दिखे तो नोट डाउन कर लेंगे। और नहीं, टाइपिंग भी मतलब मैंने प्री के टाइम को तो टाइपिंग नहीं किया था, मेन से पहले मैंने टाइपिंग किया इससे था। पहले मेन से पहले हाँ टाइपिंग हो जाता है, सीजीएल का इजी है, एनटीपीसी का थोड़ा टफ रहता है। तो मतलब हम्म। टाइपिंग अगर कोई प्रैक्टिस शुरू भी कर रहा है प्री के बाद, तो मैं तो बोलूंगा कि एनटीपीसी को मतलब एनटीपीसी एग्जाम्स भी अगर वो दे रहा है तो उसको फोकस रख पे ही टाइपिंग करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बैक स्पेस होता नहीं है। और बैक स्पेस नहीं होने से मतलब क्या होता है, आपका अगर टाइपिंग करते हो तो आपका एक्यूरेसी एट द एंड बढ़ता है। जैसे मैंने फोकस हाँ, एनटीपीसी टाइपिंग को करके किया था, तो मतलब सीजन में हुआ कि मतलब स्पीड भी आ गया, तो उसमें दिक्कत हुआ नहीं, ज्यादा बैक स्पेस मारना दिक्कत की बात होता है, आदत तो नहीं वो है। प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो रेलवे हम्म। का टाइपिंग ही प्रैक्टिस कर सकते हो, वो थोड़ा हार्ड रहता है, यही है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ नाइस। ये भी अच्छा इनपुट है, काफी अच्छा इनपुट हाँ। है ये भी। क्योंकि ज्यादातर बच्चे करते हैं जो मतलब एसएससी की तैयारी, कम ही ऐसा होता है जो हम्म ओनली एसएससी कर रहा है। हम्म। ज्यादातर बच्चे पैरेलल प्रिपरेशन करते हैं, तो ये लोग अब ये टाइपिंग का फायदा ये लोग यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। हाँ क्योंकि सर आज के दिन में अगर देखें तो एसएससी एग्जाम ले तो हर साल रहा है, लेकिन वही है कि कुछ जैसे पिछले साल एडिक्विटी जो कंपनी आया था उसकी वजह से थोड़ा शुरू शुरू में दिक्कत आ गया था। अब हम्म। मान लीजिए दिक्कत भी फिक्स हो जाए, सब भी हो जाए, मान लीजिए एग्जाम हॉल में आग के दिन ऐसा भी हो सकता है वो दिन आपका ना हो, तो बैकअप प्लान के समय रेलवे रखना तो चाहिए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम भी हो रहा है हर साल। और रेलवे में राइट। एक चीज फायदा मिलता है कि वो आप जोन चूज कर सकते हो आपके हिसाब से, कि मुझे हाँ, इस करेक्ट जोन में करेक्ट। चाहिए। हम्म। तो मतलब रेलवे को भी रखना चाहिए, यही है। नाइस अग्निवेश, ये तो बहुत अच्छी बात लगी। और काफी हम्म विस्तार से, काफी डिटेल में आपने बहुत अच्छी अच्छी हम्म चीजें, स्ट्रेटेजीज को लिस्ट हम्म करके, ये वही कर सकता है जिसने क्रिस्प स्ट्रेटेजीज बनाई भी हो और उनको अप्लाई भी किया हो। सो दैट इज वंडरफुल टू नो। बस मैं कुछ चीजें और आपसे पूछूंगा जाते जाते, आई नो आपका काफी टाइम मैंने लिया है। नहीं बट नहीं। एक सबसे पहले आपने बताया अनफॉर्चुनेटली आपके हम्म, फादर साहब की डेथ हो गई, तो हम्म। जिस दिन रिजल्ट आया होगा थोड़ा आप मुझे उस दिन बताइए कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आ गया फाइनली। आपने मदर को इन्वॉल्व किया, बताया, भैया से शेयर किया, कैसा रिएक्शन था और क्या वो इमोशनल फीलिंग थी उस टाइम? इफ यू कैन जस्ट लेट मी नो समथिंग अबाउट इट। सर इसमें अगर मैं थोड़ा बोलूँ तो मैंने जब पहला मेरा रिजल्ट आया था, मतलब रिजल्ट तो नहीं कह सकते कि एनटीपीसी का एग्जाम तो 2025 24 का जो एग्जाम था वो 25 के अक्टूबर में ही हो गया था। तो उसके 7 दिन बाद आंसर की आ गया था। और करेक्ट। आंसर की में मेरे देखे थे तो मेरे रैंक जो बन रही थी ऑल इंडिया में लगभग 52 या 53 रैंक बन रही थी, जबकि जोन तो अरे अलग वाह। होता है। और हम्म। जोन में लगभग वही ऐसा रैंक बन रहा था। तो उसको देखने के बाद मुझे काफी इमोशनल हुआ था कि चलो एक तो जॉब मिल गया। और जैसे मेरे फादर जो बिजनेस था वो आपने क्या करते थे, जब उनके तो अचानक डेथ हो गई, वो तो बिजनेस चलाते थे। वो मेरा घर है आसनसोल सिटी में, उनका बिजनेस था दुर्गापुर में। तो वो हम्म। ट्रेन से ही डेली पैसेंजरी करते थे। तो मुझे ऐसा लगा था अच्छा, कि मैं पापा को जाके रेलवे। बोलूंगा कि आपको टिकट खरीदने का आप जरूरत नहीं होगा, ऐसे दिया। और उसके बाद फिर जाके मैंने मतलब एसएससी का एग्जाम दिया। और उसके बाद जब एसएससी का रिजल्ट आया तो मतलब मैं एसएससी एग्जाम के बाद थोड़ा घूमने गया था, मतलब जब मैं जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं हरिद्वार से वापस लौट रहा था। ओह, तो अच्छा। तब भी ट्रेन में था, तो मम्मी को बोला, वो भी बहुत खुश हो गए कि चलो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है। राइट। तो वो भी बहुत खुश हो गए कि चलो ठीक है। और उसके बाद तो बैंकिंग का भी रिजल्ट आया तो मेरे पास ऑप्शन खुल गया। तो वही है, थोड़ा इमोशनल तो हुआ। यही है कि मेरे जब मेरा फादर थे तो उसको उनको तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि गवर्नमेंट सेक्टर में मैं जाऊंगा या नहीं। तो हम्म। उनको था कि नीट को लेकर पढ़ूंगा, तो मैंने नीट को हम्म। ट्राई किया, बट वो तो हुआ नहीं। लेकिन हम्म। वो तो मतलब अब सक्सेस को देखने के लिए वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो देखते थे कि नीट में होगा तो डॉक्टर में हो जाऊंगे, एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, तो वो खुश होते हैं। लेकिन आज वही है कि इस सक्सेस को देखने के लिए वो नहीं रहे, तो थोड़ा इमोशनल तो है कि यही है कि अगर वो जहां आई से भी देख अंडरस्टैंड, रहे हैं खुश वो है। कमी जरूर रहेगी, हम्म, हमेशा रहेगी। बट हम्म, आई एम श्योर वेर एवर ही इज, आई एम श्योर हम्म, ऐसा आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, बट आई हम्म, ट्रूली बिलीव इन इट, वो जहां भी हैं ही इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। क्योंकि आपकी एज हम्म, टेक्निकली 23 कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती है। तो कॉलेज से निकलते निकलते अगर इतनी सारी सक्सेस, एक नीट का एक सेटबैक को अगर आप साइड में रखो, हम्म, उससे हारने की बजाय बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक अगर आप सक्सेस ले रहे हो, so that is actually a moment of proud for everybody in your family. So many many congratulations to you for that, Agnivesh. थैंक एंड यू सर। जाते हुए अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ एक लाइन बोलना चाहते हो कि हाँ भाई, ये वैसे तो आपने बहुत मोटिवेशन दिया है आज, बट अगर कोई एक चीज कि हाँ ये एक चीज कर लो तो सिलेक्शन हो ही जाएगा।
सर सिलेक्शन हो ही जाएगा तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जब कोई नया बच्चा आ रहा है इस गवर्नमेंट फील्ड में, या फिर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की हालत बहुत खराब है, 37 लाख 38 लाख बच्चे पेपर देते हैं, ऐसा एक माहौल बना हुआ रहता है। लेकिन राइट। सर अगर आप ट्रूली देखोगे तो हर साल सिर्फ 1 से 1.5 लाख ही बच्चे होता है जो सीरियसली प्रिपरेशन करके इसको दे रहा है। तो हम्म। पहले भी अगर कोई आ रहा है तो उसका टारगेट यही नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी साल सिलेक्शन ले, उसका टारगेट ये होना चाहिए फर्स्ट में कि मैं पहले 38 लाख के भीड़ से आगे जाके उस 1 लाख के भीड़ में जाऊं, जो कि एक सीरियस प्रिपरेशन फेज में है। और ओके। उसी के लिए वेरी उसका नाइस। पूरा एफर्ट्स रहना चाहिए। उसका पूरा एफर्ट्स ये नहीं रहना चाहिए कि मैं दिन का 8 घंटे पढ़ूं, लेकिन 8 घंटे जो पढ़ो उसका फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए कि मैं उस 1 लाख के भीड़ में आऊं। और अगर आप उस भीड़ में आ गए, आपने पहला एग्जाम वही क्लियर कर लिया, उसमें अगर आ गए, तो उसके बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितना हो सके माइंड को रिलैक्स करके जाओ। मॉक्स लगाते लगाते घर में प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाए कि एग्जाम हॉल पे जा रहे हो, जैसे मैंने तो जा रहे डेली का बात है, ऐसा करके जाना चाहिए। अगर आप माइंड फ्री रखोगे और आप में एक कॉन्फिडेंस तो बहुत होना चाहिए कि मुझे इससे एग्जाम में सक्सेस मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं कि क्या होगा तो उसमें से होगा आपका एग्जाम का दिन वाला, मतलब जो एग्जाम डे है वो खराब होने का चांस रहता है। अगर करेक्ट आप करेक्ट। माइंड फ्री करके फुल कॉन्फिडेंट की जाओ कि चलो ठीक है, मैं तो बन ही चुका हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर, कि मैं तो बन ही चुका हूँ सीएसएस में, मैं तो आज जा रहा हूँ जैसे मान लो कोई आईडी कार्ड बनाने जा रहा हूँ। ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए कि मेरा हो ही चुका है, मैं जैसा रहा हूँ, जो एग्जाम देना वो फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंस में जाओगे तो, और आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा तो कोई आपको रोक नहीं सकते। ये सब 38 लाख ये सब मॉल बनाने की बात है। वंडरफुल वंडरफुल, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको भी आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग जो सुन रहे हैं, इससे काफी कुछ सीखने को आज आपको मिला होगा। अग्निवेश से बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ निकल गया, और बहुत सारा टाइम हमने उनका ले लिया है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच अग्निवेश फॉर ऑल योर इनपुट्स। थैंक यू सर। और सच में मैंने अभी, आप चैनल पे भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, हम लोग सारे ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म के टीचर्स लगातार इंटरव्यूज इंटरव्यूज लोगों से कंडक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट आपसे बात करके जेन्युइनली आई फेल्ट वेरी डिफरेंट। आई फेल्ट वेरी इमोशनली टच्ड ऑल्सो। तो काफी अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो सीरियसली सिवियरली अपना भी भला सोच रहे हैं और साथ साथ में दूसरों का भी भला करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड जो स्टूडेंट्स थैंक यहाँ यू पे सर। भी अभी चैनल को देख रहे हैं, अगर आप ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग आपकी बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो, और इसे शेयर कीजिए अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स और भी एस्पिरेंट्स के साथ जो इस जर्नी से कुछ सीखना, कुछ लर्न करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे फिर थैंक यू मुलाकात सर। करता हूँ एक और सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार।